नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR करियर इलेक्ट्रिकल पे। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के, जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें पार्टिकुलरली जो 2018 में फॉरेस्ट रेंजर मेंस का पेपर हुआ था साइंस का, जो 150 नंबर की साइंस आती है, तो उससे मैंने कुछ छांट के क्वेश्चन उठाए हैं जिन्हें हम आज हल कराने जाएंगे। कुछ इसमें एसएससी के भी क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें आरआरबी रेलवे के भी क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के ये आपकी तैयारी का एक फॉर्मूला तैयार करेंगे कि आप अभी कितने तैयारी है, या ये बोल सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं या कितनी आपकी तैयारी है। तो आज हम हल करने जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ही सपोर्ट करेंगे तब हम आपके लिए कुछ नया कर पाएंगे और कुछ नए तरीके के प्रश्नों को हल नए कॉन्सेप्ट के साथ, अपडेटेड लेवल के साथ हल करा पाएंगे। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम हल करने जा रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ साइंस। सो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ लग जाएं। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये हल्के पीले रंग का होता है और इसका उपयोग जो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो कलर उड़ाने में किया जाता है। जैसे चीनी का कलर उड़ाना हो तो वहाँ पे ये उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। अब ऑप्शन में चेक कर लो, CaOCl2। तो आंसर नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा कि CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, जिसका उपयोग कलर उड़ाने के लिए यानी ब्रंजन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकंड। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में नहीं है न्यूट्रॉन? तो आप समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो मगर परमाणु भार अलग हो। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। ड्यूटेरियम यानी 2 होते हैं इसके भार, जिसमें न्यूट्रॉन 1 होता है। और ट्राइटेनियम, तो इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं। तो कौन आ गया समस्थानिक 1? कौन सा? प्रोटोनियम, जिसके क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। और ये कह रहा है जिसमें न्यूट्रॉन 0 हो नाभिक में, यानी सिर्फ क्या हो, प्रोटॉन होता है इसमें। ये सबसे हल्का तत्व है, आपको पता होगा हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं थर्ड। गैल्वेनाइजेशन एक धातु की पतली परत के साथ कोटिंग करके लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्चुअल में ये कह रहा है कि जंग, आपको पता होगा कि जब जंग लगती है किसी भी लोहे के पदार्थ में, तो उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो आपको जाने कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आ जाता है। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि किस पदार्थ की परत चढ़ाएं? तो वो होती है जिंक यानी जस्ते की। अब यहाँ पे जिंक किससे जंग लगने से बचा रहा है? तो यहीं पे ये जुड़वा तत्व होते हैं, कौन से? जिंक एंड सीसा, लेड। तो यहाँ पे सीसा भी होगा जो नमी से बचाएगा। क्या बचाएगा? नमी। यानी दोनों गुण क्या आ गए लेड सीसा, क्योंकि ये जुड़वा तत्व हैं। अगर हम बात करें जिंक के गलनांक की, तो वो क्या होता है? तो आप कहोगे कि जिंक का गलनांक जो होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी लोहे पे जो जंग लग जाती है उसे पता है रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड की लग जाती है। और
क्या हो जाता है, लोहे का जैसे मान के चलो 10 किलोग्राम वजन था तो ये 10 से नीचे नहीं जाएगा जंग लगने के बाद, ये बढ़ जाएगा, तो ये जंग लगने से बचाता है जस्ता। अगला क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन इसके एक घटक में होता है, यानी इनमें से कौन सी मिश्र धातु में टिन होता है। तो आपको सब मिश्रण पता होने चाहिए, सब मिश्र धातु हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है तो इसमें आयरन 13% होता है, आपको पता होना चाहिए, निकल 11% होता है, क्रोमियम 15% होता है और मैग्नीज कितना होता है। तो इन सबको जोड़ के जो बच जाए 0.5% रख लेते हैं। इसके संरक्षण के लिए यानी स्टेनलेस स्टील के संरक्षण के लिए हम क्रोमियम की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी 15% है तो और बढ़ा देंगे। पीतल आए तो पीतल में 70% तो क्या हो गया तांबा और 30% जस्ता हो जाता है, यानी यहाँ भी टिन नहीं मिला हमें, है ना। कांस्य आए यानी कांस आए, बर्तन अर्तन होते तो तांबा 88% रहता है और 12% क्या रहता है, टिन, क्या रहता है, टिन, और 88% क्या हो गया, कॉपर हो गया, क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो यहाँ पे हमें टिन मिल गया। और ये आप एक और रख लो, अब हम बता ही देते, जर्मनी सिल्वर में 15% निकल होता है, 35% जस्ता होता है एंड 50% आपका कॉपर होता है। तो ये याद रखें मिश्र धातुओं से सीधा क्वेश्चन, ये फॉरेस्ट रेंजर में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस के पेपर में, तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते। अगला क्वेश्चन है कि 3 तत्व XYZ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। X यानी प्रथम, तो आप कक्षाएं पढ़ी होंगी आपने, अगर नहीं पढ़ी हैं तो फिर आपको पढ़ाई जाती, K, L, M और N। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम में हमने क्या किया, आपको पता होंगी कि धातु कौन सी कहलाती है, अधातु क्या कहलाती हैं और उपधातु क्या कहलाती हैं। तो जिनके अंतिम कक्षा में क्या हो 5 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन के बीच हों वे क्या होती हैं, तो वे कहोगे अधातु होती हैं। कहोगे 4 से कम जिनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाती हैं, धातु, और 4 हो तो वो क्या कहलाती हैं, आप कहोगे उपधातु। तो एक्चुअल में एक्स में कह रहा है 2, पहली कक्षा में यानी के में हमने कितने भर दिए 2, और के और एल में हम आ गए 8, यानी अष्टक पूरा हो गया, यानी ये क्या बन गई, एक अधातु बन गई। ठीक है, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन, वाई 2, 8 और 7 आ गया, यानी 2 और 10 और 7, एक की कमी, यानी ये भी एक धातु बन गई। ठीक है, अब हम आते हैं जेड की ओर। जेड कह रहा है 2, 8, 8, 2, यानी 2 आ गया, यानी 4 से कम, तो ये क्या हो गई, जेड एक धातु हो गई। तो एक्चुअल में एक्स वाई तो अधातु हो गई और जेड क्या हो गई, एक धातु हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जब आप परमाणु संरचना पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक, तो वहाँ पे ये आपको सब पता चलते हो, नहीं चलते तो फिर आगे पढ़ाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इकाई है, तो जैसे जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं उन्हें पता रहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअल में ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे आप कर लो ऊर्जा, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में किसकी एक इकाई होती, तो आपको पता होगा विभवांतर की वोल्ट होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती, शक्ति की वाट होती, तो बचा क्या, ऊर्जा। तो ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन ई वी से हम इसे करते हैं, क्या किससे करते हैं, तो कहोगे ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे ऊर्जा है, एक्चुअल में क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन क्षरण का प्राथमिक कारण, यानी जो ओजोन एक होती है गैस, उसमें क्षरण का क्या कारण होता है, तो आपको पता होगा कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 हो, 12 हो, 22 हो, ये विशेष रूप से वहाँ पे क्या करते हैं, इसे हानि पहुँचाते हैं, क्या पहुँचाते हैं, हानि पहुँचाते हैं। और वैसे क्लोरीन, फ्लोरीन ये भी इन्हें हानि पहुंचाती है, मगर उतनी मात्रा में नहीं जितने की CFC पहुंचाता है। इसका उपयोग भी अच्छा खासा किया जाता है ओजोन का, कीटनाशक
में खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, हाथी के दांतों के लिए, तेल का कलर यानी इनके कलर, हाथी के दांत कलर व्यंजन उड़ाने के लिए भी। तो इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्चुअल में काउंटिंग गलत हो गई है। क्वेश्चन है लड़का ही पैदा होगा जब। तो एक्चुअल में आप गुणसूत्र पढ़ा करते होंगे। क्या पढ़े होंगे आपने? गुण सूत्र पढ़ा करते होंगे, सूत्र। तो जिनमें गुणसूत्र आप पढ़ते होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा कि जो फीमेल के रहते हैं वो तो एक्चुअल में XX रहते हैं, और क्या बोलते हैं, मेल के जो रहते हैं वो XY होते हैं। तो Y ही निर्धारण करता है, क्योंकि यहाँ तो महिला के XX रहने, यहाँ पे Y आता है तो Y निर्धारण करता है। तो मैं बता देता हूँ कि लड़का का वो कौन से गुणसूत्र निर्धारण हो। तो अगर XX है यानी X फीमेल X मेल है तो लड़का होता, लड़की होती, सॉरी, XX है तो क्या होती? लड़की होती। और YX यानी ये क्या है? ये है मेल के और ये है भाई साहब फीमेल के, ये X, तो यहाँ पे होता है लड़का पैदा। तो आपसे पूछा है कि लड़का पैदा होगा तो कब होगा? तो हमने कहा XY में होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। हमसे क्या पूछा है? लड़का पूछा ना, तो XY आ जाएगा। XX है तो लड़की पैदा होगी। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रोयोलाइट किसका एक अयस्क है? अयस्क मतलब जिससे हम प्राप्ति कर सकें। क्या कर सकें? प्राप्ति कर सकें। तो आपको पता होंगे कि एल्यूमिनियम के अयस्क अगर मैं बताऊं आपको तो एल्यूमिना होता है, बक्साइट होता है, कॉर्डम होता है, डायस्पियर होता है और क्रोलाइट होता है। अगर आपको याद करने का एक तरीका है A, V, C, D और K। ए यानी एल्यूमिना, V यानी बक्साइट, C यानी कॉर्डम, D यानी डायस्पियर और K यानी क्रोयोलाइट। तो ये होते हैं इसके अयस्क, एक चालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की? एक्चुअल में क्या की? रेडियम। तो आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी का नाम ही सुना ही होगा, और इनकी बच्ची का नाम भी सुना होगा, ई रानी जूलियट क्यूरी, जिनने कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज की। किसकी? कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज की। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें कि रेडियो सक्रियता के लिए 1903 में मैडम क्यूरी, प्यूरे क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल को रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब इनने हमसे पूछा है रेडियम के लिए। तो रेडियम के लिए इन्हें मिलता है 1911 में। किनको? इन तीनों को नहीं, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार। तो ये विश्व की एकमात्र महिला हैं जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला, एक 1903 में और एक 1911 में। तो मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी इनके पति का नाम है, तो दोनों ही साइंटिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? ज्वार मतलब ज्वार भटा, यानी लहरों का उठना फिर गिरना, फिर उठना फिर गिरना, ऐसे होता है। तो एक्चुअल में अगर हम आपको बताएं तो ज्वार ऊर्जा पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं उसके, तो गुरुत्वाकर्षण का एक खिंचाव होता है जिससे उठती हैं, टरबाइन में गलती है, फिर जनरेटर घूमता है, तो ये होता है। तो एक्चुअल में वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ये क्या होता है, एक ऊर्जा विकसित होती है जिससे हम विद्युत बना भी रहे हैं अभी करेंटली। अगला क्वेश्चन आते हैं कि ये न्यूमेरिकल कि 10 टू की पावर -4 मोल्ट NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल का pH मान क्या होगा? तो आपको पता होगा कि POH प्लस pH जो वैल्यू होती है वो होती है कुल मिला के 14 बराबर। तो हमें POH चाहिए। तो POH चाहिए के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास क्या हो जाए,
ये 10⁴, तो 10⁻⁻⁴ आप जब लॉग वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें से 10 माइनस होगा तो अब सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र बन गया pH वैल्यू बराबर POH, सॉरी 1 मिनट, POH यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस POH, तो POH की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 रखोगे और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, pH मान कितना आ जाएगा 10। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, OH को हम हाइड्रो ऑक्साइड को अलग कर लें और सोडियम को अलग कर लें इसमें, तो हम इसको निकाल सकते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का pH वैल्यू। तो इसका कितनी आ जाएगी pH वैल्यू 10, यानी ये क्या है, क्षार है। आपको पता होगा कि pH मान 7 से कम है तो अम्ल है, ऊपर है तो क्षार है। यानी आप ये कह सकते हो कि सभी भस्म क्षार हैं, मगर सभी क्षार भस्म नहीं होती, यानी जो घुल जाती हैं क्या भस्म में, वे क्षार कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि अम्लीय वर्षा इसे से होती, तो आपको आप पता होगा कि अम्लीय वर्षा होती किससे एक्चुअल में। आप देखते होंगे फिल्मों में कि फिल्मों में आपने देखा भी होगा कभी कि अचानक से वर्षा होने लगती है शूटिंग के समय, तो ये क्या बिल्कुल भगवान कर रहे होते, बिल्कुल नहीं, ये अम्लीय वर्षा होती है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या फिर हम NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग करके हम ये अम्लीय वर्षा कर लेते हैं शूटिंग के समय। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, तो ऑप्शन नंबर, चेचक, हैजा, टीबी और दस्त रोग के कारण होते हैं। तो टीबी को एक्चुअल में 6 रोग भी कहते हैं। चेचक एक होता है धीरे धीरे बुखार आता है और लाल दाने से हमें पड़ने लगते हैं। हैजा होता है कि बड़ी आंत पानी का अवशोषण न करे और बार बार दस्त लगे, है ना। और टीबी रोग में क्या होता है, हमारा जो सांस लेते हैं अंतिम भाग में फेफड़े के वायु कोष्ठक होता है, वो इसके टीबी के बैक्टीरिया उसे मार देते हैं और खून, हमें जब छींकते हैं खांसी आती तो खून निकलने लगता है, तो वो टीबी की बीमारी होती है। और दस्तक रोग ये हैजाई रोग है, तो ये होते क्यों है, एक्चुअल में पानी के प्रदूषण के कारण। हम पानी अगर प्रदूषित पिएंगे तो कुछ नहीं, यही होगा, क्या होगा, यही होगा। तो पानी को प्रदूषित ना पिए, इसलिए कहा जाता है फिल्टर वाला पानी पिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सिगरेट के धुएं में, सिगरेट का धुआं आपने देखा होगा कि सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण होता है। सिगरेट अकेला नहीं, मोटर गाड़ियाँ हो गई, पहले रेल जो कोयले से चलती थी उससे तक। और आज अगर मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जब भी घर में ठंड के समय में हाथ तापते हैं और कोयला जला रहे हैं तो कमरे के जो दरवाजे या खिड़कियां हैं उन्हें खोल कर करें। अगर बंद करके तो क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बन जाएगी, और जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सिगरेट के धुएं में एक्चुअल में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम कोई सिगरेट पी रहा है हम अंदर लेते हैं और ये अंदर जाके हीमोग्लोबिन में मिलती है और हीमोग्लोबिन की में ये बन जाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो हमारे खून में ऑक्सीजन दौड़ना है उसकी क्षमता खत्म कर देती है और हमारी मृत्यु हो जाती। तो आप प्रदूषण से, स्मोकिंग से बचें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अगला क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से एक लक बहुकलीय द्वारा बनता है। टेफ्लॉन एक्चुअल फ्लोरीन का उपयोग टेफ्लॉन बनाने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में टेफ्लॉन वे बर्तन होते हैं जो चिपकते नहीं हैं। क्या नहीं होते हैं, जो दीवार में अगर हम चिपकाना चाहें तो बिल्कुल चिपकते नहीं है। तो ये CF2 आपका हो गया, ये CF2 क्या है, तो डिफ्लोरोकार्बनी होता है। ये क्या होता है, डिफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये बिना, यानी जो टेफ्लॉन वो होता है जो चिपकते नहीं है, तो ये फ्लोरीन ही एक्चुअल में होता है जिसका उपयोग इसे बनाने में। कोयले के निम्न प्रकार में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होगा कि एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है, यानी जिसमें नमी कम रहे उसकी दक्षता सबसे ज़्यादा। अपने भारत में ये एंथ्रेसाइट नहीं पाया जाता है, बिटुमन पाया जाता है। ये NCL हो गया,
तो ये यहाँ पे ये कोयला है, खदान है ना। तो ये जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो वे। ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर नवीनीकरणीय है? यानी ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर नवीनीकरणीय, यानी एक बार उपयोग करें फिर न कर पाए, यानी परंपरागत स्रोत, तो वो होती प्राकृतिक गैस। क्या होती? प्राकृतिक गैस। अनवीनीकरणीय है, ये हाइड्रोजन हो गया, इसको हम फिर कर सकते हैं। बायोगैस हो गई, समुद्र हो गया, है ना, उपयोग कर सकते हैं ना हम। समुद्र के पानी को हम बार बार समुद्र के पानी को भी नहीं कर सकते, ये भी क्या है, यानी समुद्र हाइड्रोलिक पावर प्लांट श्रेणी में आता है, मगर समुद्र में हम पानी का उपयोग कर सकते हैं ना। तो प्राकृतिक गैस आ जाएगी, एक बार हमने उपयोग की, ये खत्म हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं कि पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती। तो पदार्थ की, देखो अगर आपने रेजिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हो कि R बराबर रोह L अपॉन A, तो ये रोह ही होती है जो कि ओम प्रति मीटर में इसकी क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये ना तो तार की लंबाई, तार के क्षेत्रफल परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होती है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये सिर्फ परिवर्तित होती है या तो प्रकृति के पदार्थ, यानी किस तरीके का पदार्थ उपयोग में लिया है ये निर्भर करेगी, कि मिलावट क्या है ये निर्भर करेगी। दूसरी बात, ये तापमान से भी प्रभावित होती है। क्या होती है? तापमान की पीटीसी है, एनटीसी है, जेडटीसी है, कैसा है, तो ये उससे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के आर के एक तार को इस तरह खींचा जाता है कि इसका व्यास प्रारंभिक मूल से आधा हो गया है, यानी व्यास क्या हो गया है, आधा हो गया है। तो इसका प्रारंभिक नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी आर है और व्यास इनने कर दिया है भाई साहब आधा। क्या कर दिया? आधा है, आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया, यानी लंबाई में क्या हो गया, चेंज हुआ। तो एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यानी इनने कहा प्रतिरोध आर एक तार इस प्रकार खींच रहे हैं ये, यानी कि ये समझो आप कि इसका प्रारंभिक मूल्य से आधा हो जाता है, यानी क्या हो गया, एक्चुअल में n² होता है और l है, l कितना हो जाएगा, तो l भाई साहब हमें ये बताओ कि l पहले मान के चलो 2 था, तो अब कितना हो गया, ये 4 हो गया, खींचा इनने 2 से 4 बना दिया, और इसको कितना कर दिया, एक्चुअल में ये होता है n², तो ये 1/4 हो गया, तो 1/4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 गुना नहीं हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी। क्या आ जाएगा, डी। यानी उसको खींच रहे हैं, ये अलग से नहीं जोड़ रहा है उसको तार, उसी को खींच रहे हैं। तो ये उसको खींच कर रहे हैं परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो 16, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो पानी में एक एक्चुअल में क्या होती, कठोरता होती कि हम इसमें साबुन लगाएं और ये झाग ही उत्पन्न ना करे, है ना। तो ये जल की कठोरता के 2 कारण, एक होती अस्थायी कठोरता, यानी हम उबालें और इस कठोरता को हम दूर कर दें। अब ये कठोरता क्यों रही, कारण तो ये रहा कि अस्थायी कठोरता वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहते हैं, जिसके कारण क्या रहती है, ये कठोरता आ जाती है। एक स्थायी कठोरता रहती है कि उबालने पर भी कठोरता दूर ना की जा सके, इसमें भी यही रहते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट। थोड़ा बात को सुने कि अस्थायी कठोरता का कारण हो गया कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और स्थायी कठोरता का कारण हो गया कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट। तो इसे दूर आप कैसे करें, तो कुछ नहीं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर लेते हैं, मगर हमसे पूछा अस्थायी कठोरता तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट ले लेंगे उपयोग में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। अगला आया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया 200 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में मान, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि C अपॉन क्या होता है 5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R अपॉन 4 बराबर यहाँ पे लिख दोगे K माइनस 273/5। तो हमें तो इन दोनों के बीच संबंध निकालना है, तो सूत्र आप क्या बना लोगे, सूत्र बना लोगे
सूत्र बन गया C/5 बराबर F-32/9। तो इनमें आप मान रखोगे, अब क्या है फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, मान रखना है इस सूत्र में, तो आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकिया वायुनली में जंतु के श्वासांग होता है, यानी वायुनली यानी जैसे श्वास नली भी कह सकते हो। तो कौन सा जानवर श्वास नली से इनमें से क्या लेता है, सांस लेता है? तो आपको याद होने चाहिए, जैसे आप श्वासन तंत्र पढ़ते हो तो वहाँ पता चलता है कॉकरोच। तो जैसे ये कॉकरोच है ना, ये मान के चलो कि ये कॉकरोच है और ये इसका मुंह है, तो इस मुंह को हम इधर काट भी दें तो यहाँ से ये सांस लेता है श्वास नली से, जैसे शेषनाग कहते हैं कॉकरोच। तो ये यहाँ मुंह हम कर दें तो ये जिंदा बना रहता है यहाँ से सांस। मेढक कैसे सांस लेता है? हम फेफड़े से लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेढक 3 तरीके से लेते, कि बच्चे की अवस्था में कैसे लेता, फिर जवान कैसा होता है, फिर मिट्टी में जाने पर ये कैसे लेने लगता है। ये सब टॉपिक के रहते हैं तो वहाँ पता चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 5 बराबर प्रतिरोध प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम निम्न में दिखाया गया। तो जुड़े ए और ई के बीच समतुल्य यानी दोनों। तो आप ये देखो कि ये दोनों क्या दिख रहा है हमें सीरीज में, तो इसे हम क्या बना लें, अब इसे हम इसके समानांतर कर दें। क्या कर दें? समानांतर, यानी ये 3 और 3 6 हो गए। तो ये 6 हो गया, तो इनका एलसीएम ले लें तो 6 आ गया, यानी कि 1 ये और 2 यानी 1, तो ये हो गया 3, तो 2 ओम हो गया यहाँ पे। अब 2 ओम हो गया, तो 2 5 और 3 8, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट। आप करके देखें, इस डेल्टा बनाना, ये इसे आप क्या कर दें, ऐसे बना लें। तो ये सीरीज में इन दोनों समानांतर को हल करें तो फिर जोड़ दें सीरीज में, तीनों सीरीज में बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्थित वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किस ऊतक से बनती है? एक्चुअल में आपकी बड़ी आंत का एक भाग होता है, कौन? अपेंडिक्स। मानव में ये कुछ काम का नहीं रहता है, जो शाकाहारी जानवर रहते हैं उनमें काम का रहता है, क्योंकि वो खाना ज़्यादा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो उनमें काम का रहता है। तो अपेंडिक्स तो क्या रहता है, कभी कभी यही नस हमारी देने लगती है, बड़ी आंत का ये भाग होता है अपेंडिक्स, तो कभी कभी हमें दर्द देने लगती है। वो कारण ये रहता है कि आप अगर बेल्ट लगाते हो और या पेट में कोई यहाँ पे लग जाए तो ये क्या होती है, वहाँ पे गलने लगती, यानी कि बोलें तो वहाँ पे ये पकने लगती है, और पकती है तो इसका फिर ऑपरेशन करके निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होती, ये कुछ काम की नहीं रहती व्यक्ति में। तो अपेंडिक्स तो एक्चुअल में ये लासिक ऊतक से बनती है। क्या होती है? लासिक ऊतक से क्या रहते हैं, ये सेल्स एक्टिव रहते हैं, तो ये क्या रहते हैं, बनती है। तो यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत मज़ा आया होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बताएं वीडियो कैसी लगी। तो एक क्वेश्चन आपको हम देकर जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको किस में देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट वाला जो सेक्शन रहता है ना, उसमें आपको देना है। तो आपको बताना है कि ओजोन जो होती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर कौन से प्रभावों से उत्पन्न होती है ये वायुमंडली में, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट में। तो थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहें, समय पे अपनी पढ़ाई को रखें, वैकेंसी आएंगी और आप फिर सिलेक्शन के बहुत नज़दीक रहेंगे तब तैयारी के। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।